हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का स्वागत है हमारी इस फटाफट एमसीक्यू रिवीजन सीरीज में, जहां पर हम ईपीएफओ के एपीएफसी और ईओओ एग्जाम को टारगेट करते हुए जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जो सिलेबस का पार्ट है, उनके एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करते हैं। और आज मैं जनरल स्टडीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो दोनों ईओएओ और एपीएफसी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। एक एक करके एमसीक्यूज आपके सामने आते रहेंगे। उन एमसीक्यूज को मैं आपके सामने पढ़ के एक्सप्लेन कर दूंगा। उसका आंसर क्या हो सकता है, वो आंसर आप लोगों को सोचना है और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। और आंसर, क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद आंसर और उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को यहाँ पर दे दूंगा। राइट, तो ये हमारी कोशिश है। इस कोशिश को आई होप आप लोग समझेंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम जीएस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं लाइक अकाउंट्स एंड ऑल, उन सभी सब्जेक्ट्स को एमसीक्यूज की फॉर्म में आपके साथ हम लोग जो है रिवाइज करना चाहते हैं कि जो स्टडीज आप कर रहे हैं उसका रिवीजन भी आपका हो जाए और उसके साथ साथ एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी आपकी हो जाए। क्योंकि जो क्वेश्चंस हम लोग लेकर आ रहे हैं वो क्वेश्चंस बिल्कुल ही यूपीएससी के पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस को करने के बाद ही ये क्वेश्चंस हमने डिजाइन किए। तो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूं उससे पहले मैं आपको अगेन बता दूं कि एड्यूटैप ईपीएफओ ईओ एग्जाम जो 2021 में कंडक्ट हुआ था, उसके अंदर हमने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे एस्पिरेंट्स को गाइड किया और उन एस्पिरेंट्स की मेहनत की वजह से वो सभी एस्पिरेंट जो है वो सक्सेसफुल भी हुए और हमने उनकी जितनी भी हो सकता है मदद हमने की है, उनको रिवीजन करने में, उनको चीजों को याद करने में, कोर्स को कवर करने में और उसके साथ इंटरव्यू की प्रैक्टिस करने में भी। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। द क्वेश्चन नंबर 1 इज इन फ्रंट ऑफ यू। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ बॉयकॉट वाज सजेस्टेड इन द मैगजीन संजीवनी बाय whom? किसके द्वारा बॉयकॉट का जो इंस्ट्रूमेंट है, बॉयकॉट का जो टूल है, तरीका है, वो किसने सबसे पहले सजेस्ट किया था अपनी मैगजीन जिसका नाम है संजीवनी में? देवेंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या कृष्ण कुमार मित्रा? ऑल दीज फोर पीपल आर ल्यूमिनस फ्रीडम फाइटर्स और एक तरीके से फिलोसफर्स भी हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर रहे हैं ये लोग। इनमें से किसने बॉयकॉट की सबसे पहले बात की है? तो बॉयकॉट को यूजुअली हम एसोसिएट करते हैं गांधी जी के साथ। राइट, गांधी जी ने बॉयकॉट के टूल को बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दिया, मासेस तक लेके गए। लेकिन बॉयकॉट को सबसे पहले इंडिया में यूज किया जाए ऐसा महात्मा गांधी जी ने नहीं, उनसे काफी पहले एक और फ्रीडम फाइटर ने अपनी मैगजीन में बोल दिया था जिनका नाम है कृष्ण कुमार मित्रा। के मित्रा इज द करेक्ट आंसर। राइट, तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। के मित्रा जो है वो संजीवनी नाम की मैगजीन को पब्लिश करते थे और उस मैगजीन के अंदर उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमें अंग्रेजों के और फॉरेन गुड्स को बेसिकली बॉयकॉट करना है, उनको यूज नहीं करना है। ये बात क्यों निकल कर आई? क्योंकि 1905 में आपको पता होगा कि 1905 के अंदर ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन करने का फैसला ले लिया था ऑफ बंगाल। और इस पार्टीशन के अगेंस्ट बंगाल के जितने भी थिंकर्स थे, फिलोसफर्स थे, टीचर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने उसके अगेंस्ट अपोजिशन करना स्टार्ट किया, उनके अगेंस्ट जो है प्रदर्शन करने स्टार्ट किए। और इसमें ही के मित्रा जो हिस्ट्री के एक प्रोफेसर थे उस टाइम पर, उन्होंने अपनी मैगजीन के अंदर बोला कि हमें बॉयकॉट करना चाहिए सभी ब्रिटिश गुड्स को। राइट, तो याद रखिएगा नाम के मित्रा अगर आता है कभी भी संजीवनी मैगजीन का नाम आता है या फिर आपके बॉयकॉट के यूज का नाम आता है स्वदेशी मूवमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। Who among the following played a major role in introduction of permanent system of settlement? बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस सेटलमेंट सिस्टम है जो ब्रिटिशर्स के द्वारा भारत में लाया गया, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। और ये किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, फोर्ट मैकेंजी, लॉर्ड वेलेस्ली या रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड, आरएम बर्ड? ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और आप लोगों ने अगर परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को, महलवारी सेटलमेंट सिस्टम को, रोहतवारी को पढ़ा है तो वहां पर ब्रिटिश ऑफिशियल्स के जो नाम एसोसिएटेड होते हैं सभी सिस्टम्स के साथ, वो नाम आपको पता होना चाहिए। इसमें परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की बात करें, इट इज फेमसली एसोसिएटेड विद लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो इंडिया के उस टाइम पर गवर्नर जनरल रहे, उनके द्वारा जो है परमानेंट सिस्टम ऑफ सेटलमेंट को लाया गया और बंगाल, उड़ीसा की प्रोविंसेस के अंदर उसको काफी ज्यादा पॉपुलराइज किया गया। सो दिस सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, बंगाल के अंदर, बिहार के अंदर एंड मद्रास एंड वाराणसी के रीजन्स के अंदर। राइट, और ये जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेटलमेंट सिस्टम रहा और जो जमींदारी की प्रथा चलती थी ईस्टर्न इंडिया के अंदर, उसको हेरिडिटरी करने का काम भी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के द्वारा हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। Which one among the following states was first annexed by Lord Dalhousie under the doctrine of lapse? नागपुर, झांसी, संबलपुर और सतारा। इनमें से कौन सा प्रिंसली स्टेट जो है उसको सबसे पहले एनेक्स किया लॉर्ड डलहौजी ने अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में हम सभी ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो याद करिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बेसिकली वो पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की जिसके अंदर जो भी प्रिंसली स्टेट में किंग होगा या क्वीन होगा, अगर उसका खुद का बायोलॉजिकल सन नहीं है, जो उसका हेयर नहीं बन सकता,
तो वो सारा जो स्टेट है उस रूलर की डेथ के बाद ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। तो बेसिकली इंडिया में क्या होता था उस टाइम पे कि जो भी किंग होगा, क्वीन होगा, इफ दे डू नॉट हैव देयर ओन बायोलॉजिकल सन या उनके जो ओन बायोलॉजिकल चिल्ड्रन है, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, वो आगे जाके राजा बनने के लायक नहीं है, तो वो एक हेयर को अडॉप्ट कर लेते थे। ठीक है, और ये प्रैक्टिस कोई अनकॉमन प्रैक्टिस नहीं है, दिस वाज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस अक्रॉस द वेरियस प्रिंसली स्टेट्स कि अगर आपको लगता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को अपने बाद राजा बनाना चाहते हैं तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते थे और उस रूलर के बाद वो अडॉप्टेड सन वो राजा बनता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कहा कि अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो हम नए जो अडॉप्टेड सन है उसको राजा नहीं मानेंगे और आपका जितना भी राज्य है उस पर ब्रिटिशर्स जो है वो कब्जा कर लेंगे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कब्जा कर लेगी। तो नागपुर, झांसी, संबलपुर, सतारा, इन सभी स्टेट्स को, इन सभी रीजन्स को एनेक्स कर लिया ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि यहां पर उनके बायोलॉजिकल सन्स नहीं थे, उनके अडॉप्टेड जो है वो हेयर थे, सक्सेसर थे। और इसमें सबसे पहले नंबर आया सतारा का। आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतारा यहां पर सबसे पहले। नागपुर सबसे लास्ट में उन्होंने एनेक्स किया है, झांसी और संबलपुर 1853 के अराउंड उन्होंने एनेक्स कर लिए थे। 54 में नागपुर को भी एनेक्स करने का काम किया गया। सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इट वाज एन एनेक्सेशन पॉलिसी 1848 से 1856 तक चल रही थी। सबसे ज्यादा लॉर्ड डलहौजी ने इसको यूज किया है और उसको फेमस कर दिया। ऐसा नहीं है कि लॉर्ड डलहौजी इसको लेकर आए थे, इट वाज इन एग्जिस्टेंस बिफोर लॉर्ड डलहौजी आल्सो, लेकिन लॉर्ड डलहौजी जब आए, वो इंडिया के गवर्नर जनरल जब बने, तब उन्होंने इसका बहुत ज्यादा जो है यूज करना स्टार्ट किया और बहुत सारे स्टेट्स को उन्होंने इसके अंडर जो है एनेक्स करने का काम किया है। 1848 के अंदर ही सतारा को एनेक्स कर लिया गया था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following acts were passed by the British government in 1856? 1856 में इनमें से कौन से एक्ट पास हुए हैं? हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, एबॉलिशन ऑफ सती एक्ट, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट या जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। These are four very important acts brought down by the Britishers. इन एक्ट्स को पढ़ने के बाद इनका मतलब तो आपको समझ आ ही गया होगा। विडोज की जो रीमैरिज है उसको लीगलाइज कर दिया गया विद दिस एक्ट, सती को अबॉलिश कर दिया गया। रिलीजियस डिसेबिलिटीज के अंदर जो कन्वर्ट थे, द पीपल हु कन्वर्टेड इनटू अनदर रिलीजन फ्रॉम हिंदुइज्म, हिंदुइज्म को छोड़ के किसी दूसरे धर्म को जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, उनको अधिकार मिल गया कि वो अपने हिंदू पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकते हैं। इस एक्ट से पहले अगर कोई भी पर्सन अपने हिंदू धर्म को छोड़ के कोई दूसरे धर्म में जाता था तो दैट पर्सन वाज नॉट एलिजिबल टू इनहेरिट ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ देयर हिंदू पेरेंट्स, और इस वजह से बहुत सारे लोग जो है कन्वर्जन नहीं करते थे। ब्रिटिशर्स ने कहा कन्वर्ट हो जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारी प्रॉपर्टी जो पेरेंट्स की है वो हम तुम्हें दिला देंगे। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट में ये एक्ट लाया गया था ब्रिटिश सिपाहीज के लिए, जो इंडियन लोग ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, उनको दूसरे देशों में समुद्र पार करके जाना पड़े, इसके लिए ये एक्ट बनाया गया था, क्योंकि उससे पहले जो ब्रिटिश सिपाहीज थे वो दूसरे देशों में जाकर के नहीं लड़ते थे, लेकिन जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट में ये रूल बना दिया गया। अब 1856 में कौन सा रूल आया है? अब याद करो 1856, इसके एक साल बाद 1857 में क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जिसे हम बोलते हैं द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, वो हो रही है। तो 1856 के अंदर जो एक्ट्स लाए गए हैं उनका थोड़ा सा कॉजेशन होना चाहिए टू दी 1857 वॉर, और इसमें आपका जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट एंड हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, ये दो एक्ट ऐसे हैं जो 1856 में लाए गए बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, और इन दोनों एक्ट्स की वजह से भी आप समझ सकते हैं 1857 का जो म्यूटनी है उसमें कंट्रीब्यूशन हुआ। सो ऑप्शन ए आंसर होगा 1 और 4। एबॉलिशन ऑफ सती एक्ट बहुत पहले आ गया था, 1829 के अराउंड आ गया था, इसको विलियम बेंटिंग जो है वो लेकर आए थे भारत के अंदर। और रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट जो है इसको भी बहुत पहले जो है इनैक्ट कर दिया गया था। सो हिंदू विडो रीमैरिज 1856, इसके बाद बंगाल सती रेगुलेशन अगर हम देखें 1829, यहां पर एबॉलिशन ऑफ सती हो गई थी। रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1850 में आ गया था, लेकिन जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट वो आया था 1856 में, और इस वजह से आप समझेंगे कि 1856 में जो एक्ट आया इसकी वजह से भी जो इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर, दे वर नॉट वेरी हैप्पी एंड दे वर रेडी टू म्यूटनी अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, with reference to the Indian freedom struggle, who of the following was the lady representative of India at the second round table conference? दूसरी जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें किसने इंडियन विमेन का यानी भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था, उनका रिप्रेजेंटेशन किया था? अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी या विजय लक्ष्मी पंडित? So all of these they are very famous Congress leaders as well as freedom fighters, जिसमें से सरोजिनी नायडू, she was the lady representative in the second round table conference। तो ये कॉन्फ्रेंस 1931 से सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 के अराउंड चली है, और इसमें गांधी जी की पार्टिसिपेशन हुई थी। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी वाज नॉट देयर, इन द सेकंड वन ही वाज देयर, और उनके साथ सरोजिनी नायडू भी थी जो भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व वहां पर कर रही थी। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 6, Who among the following organized the East India Association? नाम याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑर्गेनाइजेशन
मेड बाय इंडियन नेशनलिस्ट, जो भारत के कॉलोनियल इंडिया के इंटरेस्ट्स को प्रमोट करने का काम करते थे, खास तौर पे इंग्लैंड में, खास तौर पे ब्रिटेन में। सो दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे या आत्माराम पांडुरंग, द करेक्ट आंसर इज दादा भाई नौरोजी। ये नाम आप याद रखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के साथ दादा भाई नौरोजी जी का नाम हमेशा एसोसिएटेड रहेगा। 1866 में इन्होंने फाउंड किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को, लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। वहां पर इंडियंस इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए एसोसिएशन जो है वो वहां पर बनाई गई थी। इसके अंदर बहुत सारे इंडियंस थे, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जो इंडिया में काम कर चुके थे, उसके बाद रिटायर हो चुके थे। इट सुपरसीडेड द लंदन इंडियन सोसाइटी, और वहां पर इंडिया के जो भी मैटर्स थे, इंडिया का वेलफेयर कैसे हो, भलाई कैसे हो, उसके ऊपर वो पब्लिक ओपिनियन बनाने का काम करते थे। जो इकोनॉमिक नुकसान हुआ है इंडिया का बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल रूल, उसको भी हाईलाइट करने का काम दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले इसी एसोसिएशन के थ्रू किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, दो स्टेटमेंट्स दी हैं मैंने आपको, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है यहाँ पर कौन सी हैं। द मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन ऑफ 1917 प्रोवाइडेड फॉर प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ रिस्पांसिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली देयर शुड बी अ रिस्पांसिबल गवर्नमेंट, यानी ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों को रिस्पांसिबल हो। तो एक तरीके से कहने का मतलब है कि ऐसी गवर्नमेंट जो चुन के, इलेक्ट करके भेजी जाए। अभी तक जो गवर्नमेंट है भारत के अंदर, आप याद रखोगे, दैट गवर्नमेंट वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो जनता को बिल्कुल जवाब देनी है, वो आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, दे आर रूलिंग ओवर इंडिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इंडियंस की एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, रिस्पांसिबल होनी चाहिए, धीरे धीरे वो आएगी। Montagu Declaration had also required immediate elections in center for formation of a responsible government। किस डिक्लेरेशन में बोला गया कि तुरंत इलेक्शन करवाने चाहिए और लोगों को चुन करके सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजना चाहिए। Which statement is correct? Always remember Montagu Declaration, it came in 1917। it asked कि इंडियंस का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए गवर्नमेंट में, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए, लेकिन इलेक्शंस की बात कोई भी नहीं की गई थी मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन में। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो यहां पर गलत है, इमीडिएट इलेक्शंस की बिल्कुल बात नहीं हुई थी। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, द सेकंड वन इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, राइट। तो ये मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन और मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स में आप कंफ्यूज ना होना। मॉन्टेग्यू रिफॉर्म्स, जिनको हम लोग बोल देते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी, दीज रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1918। तो स्टेटमेंट जो मॉन्टेग्यू की आई थी वो आई थी 1917 में। उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, एक रिस्पांसिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए हमारी, और धीरे धीरे करके गवर्नमेंट लाई जाएगी। और अगले साल जो रिफॉर्म्स अनाउंस हुए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, उसके अंदर उन्होंने इलेक्शन की भी जो है बात की। लेकिन जब ये 1917 में डिक्लेरेशन किया था, इसमें कांग्रेस काफी ज्यादा इससे नाराज थी। कैलकाटा सेशन हुआ 1917 दिसंबर में, जिसमें उन्होंने इन सभी डिक्लेरेशंस को एक तरीके से क्रिटिसाइज किया, उसे एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि आपको जल्दी से जल्दी इलेक्शंस करवाने चाहिए और इंडिया के अंदर कंप्लीट सेल्फ रूल जो है वो होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है फ्रेंड्स? वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वेरी सिंपल स्टेटमेंट, वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। द इंडियन पीनल कोड केम इनटू इफेक्ट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में इंडियन पीनल कोड आईपीसी, जो आज भी हम लोग यूज करते हैं, उसको इफेक्ट में लाया गया। तो याद रखिए, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ये तीनों चीजें जो है इसका अलग अलग मतलब होगा। अगर मैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बात करूं, इट इज नॉट वॉरेन हेस्टिंग्स, इट इज विलियम बेंटिंग, राइट। विलियम बेंटिंग जो है वो पहले ऐसे ऑफिसर थे जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स वाज नॉट द वन, राइट। इंडियन पीनल कोड, यस बिल्कुल सही बात है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में इफेक्ट में आया है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, 2 करेक्ट है। एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यूपीएससी के अंदर जो ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, दीज ऑप्शंस आर समटाइम्स आल्सो वेरी ट्रिकी। तो क्वेश्चन का आंसर आपको पता भी होगा, आपको पता होगा कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इनकरेक्ट है, बट ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसकी वजह से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसीलिए हम कहते हैं ज्यादा ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, सो दैट यू गेट हैबिचुएटेड बाय द काइंड्स ऑफ एमसीक्यूज द यूपीएससी आस्क्स। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। सो विलियम बेंटिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो इंडियन पीनल कोड है वो मैकॉले के द्वारा बनाया गया। मैकॉले जो है वो फर्स्ट लॉ कमीशन के चीफ थे और उन्होंने इंडियन पीनल कोड को वहां पर बनाया है। और लॉर्ड कैनिंग जो है उस टाइम पर हमारे वाइसरॉय थे, ठीक है। नेक्स्ट, मैच आइटम्स इन लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सो लिस्ट 1 इज सूरत स्प्लिट, कम्युनल अवार्ड, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। एंड लिस्ट 2 दी गई है हमें, 4 साल दिए गए हैं, 1929, 1928, 1932 and 1907. You have to correctly match this. Now this question might look difficult और पेपर के अंदर भी आपको एक क्वेश्चन पहली बार में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन याद रखिएगा
कि ये जो क्वेश्चन है देखने में जितना डिफिकल्ट है, अगर आपको एक चीज पता हो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली आंसर आप कर सकते हैं। वो चीज क्या है? पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन। ये जो पूर्ण स्वराज है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो रेजोल्यूशन लिया था, वो कांग्रेस ने एक बहुत फेमस सेशन में लिया था, विच हैपेंड इन लाहौर, राइट? एंड दिस लाहौर सेशन इट हैपेंड इन 1929। जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इस सेशन के अंदर बोला कि वी वांट कंप्लीट सेल्फ गवर्नमेंट, वी डू नॉट वांट सेल्फ रूल, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट डे हमारी हिस्ट्री का है, और इसीलिए पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को अगर 1929 से आप मैच कर सकते हो, सो डी इज मैच्ड विथ 1, ऑटोमेटिकली आपका एक ही ऑप्शन यहां पर आंसर बनता है। सो आई एम नॉट सेइंग दिस विल हैपन एवरी टाइम, लेकिन समटाइम्स इन सर्टेन काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सी कि अगर सिर्फ आपको एक पेयर का ही यहां पर पता हो तो आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे, राइट? बाकी पेयर्स की बात कर रहे थे। सूरत स्प्लिट, सूरत स्प्लिट होता है 1907 में, जहां पर सूरत में कांग्रेस का सेशन हुआ और मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट वहां पर डिवाइड हो गए कि किस तरीके से हम ब्रिटिश को अप्रोच करेंगे। कम्युनल अवार्ड 1932 में दिया जाता है, और इसके अंदर रिजर्वेशन जो है वो दिए जाते हैं टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज एज वेल एज द डिप्रेस्ड क्लासेस। और पार्टी कॉन्फ्रेंस फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैपेंड इन 1928। तो करेक्ट आंसर बन रहा है हमारा ऑप्शन नंबर A4 B3 C2 एंड D1। ठीक है, तो यहां पर मैंने सभी इवेंट्स के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है, इसको आप जरूर रीड करिएगा। क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही, और अगर आंसर हमारा करेक्ट या इनकरेक्ट आ जाता है, वहीं पे हमारा काम खत्म नहीं होता है। हमें जो आंसर दिया गया है, जो सॉल्यूशन दिया गया, एक्सप्लेनेशन दी गई, उसको भी आप लोग पढ़ ले, वो आपके माइंड में ज्यादा टाइम तक जो है वो एच्ड रहती है, और आपको रिकॉल करने में भी ज्यादा आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। विच द फॉलोइंग मार्क द बिगिनिंग ऑफ बाइकैमरलिज्म इन इंडिया? बाइकैमरलिज्म यानी कि दो कमरे, बाई कैमरे यानी कि दो कमरे होंगे हमारे पार्लियामेंट में, एक होगा अपर हाउस, एक होगा लोअर हाउस। हम इंडिया में फॉलो करते हैं इसको, लोकसभा, राज्यसभा। कुछ स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभाएं हैं, वहां पर भी आपको अपर और लोअर हाउस, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल देखने को मिलती है। तो ये जो बाइकैमरलिज्म वाला फीचर है, ये भारत के अंदर कब आया है? 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 35, मोरली मिंटो रिफॉर्म्स या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। Which of the following reforms they brought this two house system in the Indian legislative scene? ये चीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि क्या करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपके कमेंट्स की मुझे वेट रहेगी। नेक्स्ट सेशन में इस क्वेश्चन का भी आंसर मैं आपको बताऊंगा। एंड जाते आते आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट द 3 कोर्सेज दैट वी हैव लॉन्च्ड फॉर द EO एग्जाम एज वेल एज द APFC एग्जाम, जिसमें हमारा मास्टर पैक है, जिसमें सारे कंपोनेंट्स विद वीडियो लेक्चर्स, हैंडआउट्स, क्विज एंड टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, और इसके साथ टेस्ट सीरीज प्लस एंड टेस्ट सीरीज आल्सो इज देयर। टेस्ट सीरीज प्लस में आपको जो टेस्ट सीरीज मिलती है, आपको टेस्ट विद एक्सप्लेनेशन तो मिलते ही हैं, इसके साथ आपको जो कंपोनेंट्स हैं विच आर यूनिकली पार्ट ऑफ द EPFO सिलेबस लाइक अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ, ये सारे कंपोनेंट्स भी आपको वीडियो लेक्चर्स, हैंडआउट के साथ मिलते हैं अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज। तो जीएस यहां पर अवेलेबल नहीं होगी, करंट अफेयर्स होंगे बस। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। प्लीज कीप ऑन रीडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम एंड कीप ऑन ग्रोइंग। जय हिंद एंड जय भारत।